हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम एक बार फिर से सीडीएमओ स्पेस की एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं बहुत सारी वीडियोस में बात कर चुका हूं कि फार्मा सीडीएमओ स्पेस को लेकर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस स्पेस में हमें आज के दिन में नज़र आती है ना, वो है वैल्यूएशन की प्रॉब्लम। वैल्यूएशंस मोस्ट ऑफ द सीडीएमओ प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है और इतनी हाई वैल्यूएशंस पर इन्वेस्ट करने का बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनता। लेकिन आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं वहां पर मुझे कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट नजर आ रहा है। कंपनी रैपिडली अपने आप को डीलेवरेज कर रही है और मैं तो ये कहूंगा कि कंपनी इज ऑन अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन पाथ। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है जुबिलेंट फार्मोवा लिमिटेड। जुबिलेंट के पास 8 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। इस वीडियो में हम इन सभी सेगमेंट्स के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि FY27 तक यानी अगले 2 साल में हमें कैसी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है सेगमेंट बाय सेगमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे कि 2030 में मैनेजमेंट के खतरनाक गोल्स है पूरे बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के, उन गोल्स के बारे में बात करेंगे। फाइनली हम वैल्यूएट करेंगे, बुल बेस और बेयर सिनारियो बनाएंगे कि अगर आज हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। हम ये भी बात करेंगे कि अगर स्टॉक 5-10% करेक्ट होता है तो वैल्यूएशन कंफर्ट हमें और भी ज्यादा नजर आने लग जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी ड्यू डिलीजेंस कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो मेरी बात सुन के या किसी और की बात सुन के प्लीज इन्वेस्ट मत कीजिए स्टॉक मार्केट में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके सारे बिजनेस सेगमेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। जुबिलेंट का सबसे खतरनाक बिजनेस डिवीजन है रेडियो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का। यहां पर जुबिलेंट लगभग 45% से 50% तक EBITDA मार्जिन्स कमाती है। अब ये रेडियो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग है क्या? आपने पेट स्कैन के बारे में सुना होगा, जिसका यूज हम कैंसर डिटेक्शन में या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के डिटेक्शन में या फिर न्यूरोलॉजिकल डिटेक्शन में करते हैं, जैसे पार्किंसन या फिर एल्जाइमर जैसी बीमारियों का डिटेक्ट करने में करते हैं। पेट स्कैन के अंदर ना हम न्यूक्लियर इमेजिंग का यूज करते हैं फॉर टेकिंग द फोटोग्राफ्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी। अब ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है और बहुत ज्यादा रेगुलेटेड टेक्निक भी है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स नहीं हैं जो रेडियो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है आज के दिन में। जुबिलेंट अमेरिका का टॉप 3 रेडियो फार्मा मैन्युफैक्चरर है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेडियो फार्मा मार्केट भी अमेरिका ही है। अब मार्जिन इतने खतरनाक क्यों है? सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि ये बहुत ज्यादा ओवर रेगुलेटेड मार्केट है, तो उस वजह से कंपटीशन बहुत कम है। इस वजह से जुबिलेंट जैसे प्लेयर 45% से 50% तक मार्जिन कमा लेते हैं। उसके अलावा जुबिलेंट बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड प्लेयर है, जिसकी वजह से भी इनके मार्जिन हमें कहीं ज्यादा बेटर नजर आते हैं। 3 डिफरेंट तरीके की इमेजिंग टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स को समझ लीजिए, उसके बाद आपको बिजनेस समझना बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहली जो इमेजिंग टेक्निक है उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट स्कैन। अब इस टेक्निक में ना गामा रेज का यूज होता है और जो गामा रेज होती है ना वो लो एनर्जी रेज होती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इमेज बनती है ना उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती इन कंपैरिजन टू जो दूसरी 2 टेक्निक्स में जिनका जिक्र करूंगा इसके बाद। तो यहां पर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं होती। उसके बाद जो मार्जिन है, जो मार्जिन जुबिलेंट कमाता है वो भी उतने ज्यादा नहीं होते। यहां पर बहुत सारे जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से भी मार्जिन पर हिट पड़ता है। तो मार्जिन स्पेक्ट स्कैन में सबसे कम होते हैं। उसके बाद आता है पेट स्कैन। पेट स्कैन इज अ बेटर वर्जन ऑफ स्पेक्ट स्कैन, जहां पर हम जो न्यूक्लियर इमेजिंग है वहां पर हाई एनर्जी रेज का यूज करते हैं। यहां पर पॉजिट्रोन का यूज होता है इन प्लेस ऑफ गामा रेज। जो इमेज क्वालिटी आती है वो कहीं ज्यादा बेटर आती है। उसके बाद जो आइसोटोप्स यहां पर यूज होते हैं उनकी हाफ लाइफ बड़ी कम होती है, यानी वो बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको हैंडल करना भी मुश्किल होता है। इस वजह से इस सेगमेंट में जो मार्जिन्स है वो कहीं ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू स्पेक्ट स्कैन। तीसरी टेक्निक है रेडियो फार्मास्यूटिकल थेरेप्यूटिक्स। अब ये सेगमेंट और भी ज्यादा एडवांस्ड है इन कंपैरिजन टू पेट स्कैन। कैसे? जब हम पेट स्कैन करते हैं ना तो जो नॉन कैंसेरियस सेल्स होते हैं ना हमारी बॉडी में उन पे भी इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम जो न्यूक्लियर रेज बॉडी के अंदर में आते हैं उसकी वजह से जो अच्छे सेल्स होते हैं, जो गुड सेल्स होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं।
लेकिन जो रेडियो फार्मास्यूटिकल थेरेप्यूटिक्स है ना, उसमें फोकस्ड रेज मारी जाती है सिर्फ कैंसेरियस सेल्स के ऊपर, जिसकी वजह से जो आसपास के अच्छे सेल्स है ना, उन पे बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता। यानी ये टेक्निक पेट स्कैन से भी ज्यादा एडवांस टेक्निक है। खर्चा भी ज्यादा है, मार्जिन्स भी ज्यादा है, और आज के दिन में बहुत ज्यादा वाइड यूज इस टेक्निक का नहीं हो रहा, लेकिन फ्यूचर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस टेक्निक का ही होगा। यहां पर जुबिलेंट के दो ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहला जो ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट है वो पेट स्कैनिंग का प्रोडक्ट है, जिसका नाम है रूबीफिल। अब रूबीफिल हार्ट को पेट स्कैन करने के काम आता है। दिस इज अ वेरी 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 पॉपुलर प्रोडक्ट, और जो भी इसके कॉम्पिटिटर्स है ना, उनके कंपैरिजन में इस प्रोडक्ट ने क्लियरली अपनी अथॉरिटी दिखाई है मार्केट के अंदर। इस वजह से लगातार रूबीफिल की मार्केट एडॉप्शन पिछले 4 साल से लगातार मार्केट में बढ़ रही है। अब रूबीफिल होता क्या है, ये बड़ी सी डिवाइस होती है जिसके अंदर रूबीडियम 82 नाम का आइसोटोप यूज होता है। अब रूबीडियम आइसोटोप की जो हाफ लाइफ है ना, वो सिर्फ 75 सेकेंड्स है। इसकी वजह से आइसोटोप का जो जनरेटर है ना, वो पेशेंट के बेड के साइड में ही रखना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी और बल्कि डिवाइस है, जिसकी वजह से बहुत जो छोटी हॉस्पिटल चेन्स है ना, वो इसको यूज नहीं कर पाती। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ही रखा जाता है। अब जुबिलेंट ना रूबीफिल का एक मोबाइल वर्जन निकाल रही है, ताकि छोटे हॉस्पिटल्स में भी उसका ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके। ये ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि FY26 में हमें उम्मीद है कि $50 मिलियन के आसपास का रेवेन्यू कंपनी यहां से कमा लेगी। FY30 तक ये रेवेन्यू $100 मिलियन तक जाने की उम्मीद है, और मार्केट क्लियरली साइन दिखा रही है कि इन कंपैरिजन टू कॉम्पिटिटर्स रूबीफिल इज द प्रेफर्ड चॉइस फॉर द कार्डियोवैस्कुलर पेट स्कैन। अब दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की बात करते हैं, जिसका नाम है आयोडीन MIBG प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट ना अभी फेज 2 ट्रायल्स के अंदर है, जो FY27 तक कॉमर्शियली यूज होने लग जाएगा। ये प्रोडक्ट यूज होता है, एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिजीज है जिसका नाम है न्यूरोब्लास्टोमा कैंसर, जो बच्चों के अंदर मिलती है। अमेरिका में लगभग 800 के आसपास पेशेंट्स हैं जो हर साल इस डिजीज से ग्रसित होते हैं। अब ये प्रोडक्ट जब मार्केट में आ जाएगा तो इसका कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आफ्टर 3 years ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये $100 मिलियन तक का रेवेन्यू जुबिलेंट के लिए कमा सकता है इन 3 years ऑफ इट्स कॉमर्शियलाइजेशन। यानी FY30 तक हम 100 मिलियन का रेवेन्यू उम्मीद कर सकते हैं फ्रॉम आयोडीन MIBG प्रोडक्ट से। ये जो प्रोडक्ट है ना, वो रेडियो फार्मास्यूटिकल थेरेप्यूटिक डिवाइस है, जहां पर रिमेंबर मार्जिन्स कहीं ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू पेट स्कैन। कहने का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जुबिलेंट के पास, और जो फ्यूचर पाइपलाइन है, वो इस सेगमेंट में हमें बड़ी सॉलिड नजर आ रही है। और अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, तो जो न्यूक्लियर मेडिसिन का सेगमेंट है ना, वो अमेरिका के अंदर लगभग 13% CAGR से ग्रो कर रहा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2 साल में जो जुबिलेंट की ये सेगमेंट है, वो एटलीस्ट 12% से तो ग्रो करेगी ही करेगी। ये बहुत कंजर्वेटिव एस्टीमेट है ना। और जहां तक ईबिटा मार्जिन की बात करते हैं, तो वो 45% से 50% के बीच में रहते हैं। अगेन यहाँ पर कंजर्वेटिव हो जाते हैं। हम उम्मीद कर लेते हैं कि 45% मार्जिन तो ये 2 साल के बाद कमा ही कमा लेंगे। FY30 का जो मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है, वो दे रही है कि FY24 के जो रेवेन्यूज थे ना, उनको हम डबल कर देंगे FY30 तक। यानी मैनेजमेंट भी यही कह रही है कि हम 13, 14, 15% से तो ग्रो करेंगे ही करेंगे अगले 4-5 साल तक। अब दूसरे बिजनेस सेगमेंट की बात करते हैं, जिसका नाम है रेडियो फार्मेसी बिजनेस। यहां पर जुबिलेंट अमेरिका के अंदर 49 रेडियो फार्मेसी लैब चलाता है। अब ये बिजनेस आज के दिन में बहुत अच्छा नहीं कर रहा। क्यों अच्छा नहीं कर रहा? क्योंकि जो रेडियो फार्मेसीज खोलने का खर्चा है ना, वो बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव धंधा है। बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, और इबिटा मार्जिन उतने हाई नहीं है। अब सवाल उठता है कि जुबिलेंट इसको क्यों कर रहा है? जुबिलेंट इसको इसलिए कर रहा है ताकि जो रेडियो फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है ना, उसको फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर सके। भाई, आप रेडियो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, वो बेचनी तो है आपको दवाइयां, और जो डिवाइसेज हैं वो कैसे बेचोगे? वो आप बेचते हो रेडियो फार्मेसीज के थ्रू। ये जो सेकंड बिजनेस सेगमेंट है, लगभग 49 रेडियो फार्मेसीज हैं आज के दिन में अक्रॉस द अमेरिका, और मोस्ट ऑफ दीज रेडियो फार्मेसीज आर स्पेक्ट बेस्ड फार्मेसीज। मेरे ख्याल से 46 फार्मेसीज स्पेक्ट बेस्ड फार्मेसीज हैं। अब स्पेक्ट बिजनेस मैंने जैसे पहले बताया था, स्पेक्ट जो स्कैन है वो रिलेटिवली सस्ता स्कैन होता है, वहां पर मार्जिन कम होते हैं। सिर्फ 3 फार्मेसीज ऐसी हैं जो पेट स्कैनिंग के डिवाइसेस बेचती हैं, यानी मार्जिन जो इन 3 फार्मेसीज में है वो कहीं ज्यादा बेटर है। अब जुबिलेंट कोशिश कर रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो नई फार्मेसीज है ना, वो खोलेंगी, जो पेट बेस्ड फार्मेसीज होंगी वो वाली।
अब 6 नई फार्मेसीज आ रही हैं बाई FY28, जो सारी पेट बेस्ड रेडियो फार्मेसीज होंगी। यहां पर मार्जिन्स कहीं ज्यादा बेटर होंगे। अब ये बिजनेस सेगमेंट भी ना ऐसी बिजनेस सेगमेंट नहीं है जिसमें हर कोई आदमी काम कर सकता है। यहां पर आपको स्किल्ड मैन पावर चाहिए जो रेडियो एक्टिव मटेरियल को हैंडल कर सकती है। जो सप्लाई चेन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। उसके बाद जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपनी डेडिकेटेड एक फार्मेसी सेटअप नहीं कर सकते, क्योंकि उनको एक बड़ा सा एरिया चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, और उसके बाद जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना चाहिए। तो इसीलिए जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो भी अपनी फार्मेसीज नहीं खोल पाते जो रेडियो फार्मेसी है। यहां पर एक बिजनेस का मोट बन जाता है कि गिने चुने प्लेयर हैं कंट्री के अंदर, तो अगर आप इकोनॉमी ऑफ स्केल बाय द नेक्स्ट 3 इयर्स 4 इयर्स या 5 इयर्स में अचीव कर लेते हो, तो चांसेस हैं कि आप अच्छा खासा EBITDA मार्जिन भी कमा सकते हो। लेकिन फैक्ट ये भी रहेगा कि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिटी है। आपको कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, बहुत ज्यादा कैपिटल लगाकर उसके बाद एक फार्मेसी बनाई जाती है। जो नई 6 फार्मेसीज बन रही है ना, उसमें जुबिलेंट लगभग $50 मिलियन खर्च करेगा अगले 3 साल के अंदर। अब इन फार्मेसीज की स्टोर इकोनॉमिक्स समझने की कोशिश करते हैं। अगर EBITDA मार्जिन हम FY25 में देखेंगे ना, तो यहां पर सिर्फ 1% था। FY24 वॉज रिलेटिवली बेटर ईयर, जहां पर कंपनी ने लगभग 3% EBITDA मार्जिन कमाया। FY22 वॉज द लॉस मेकिंग ईयर, जहां पर EBITDA पे आप -10% थे, यानी EBITDA नेगेटिव थे। आहिस्ता 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 जैसे जैसे स्टोर्स मैच्योर हो रहे हैं, कंपनी अपने इस बिजनेस सेगमेंट को प्रॉफिटेबल करी जा रही है। कंपनी जो गाइडेंस दे रही है वो ये दे रही है कि हम FY30 तक लगभग 7% से 8% EBITDA मार्जिन इस सेगमेंट से कमा सकते हैं। यानी हम FY27 FY28 तक 6% EBITDA मार्जिन उम्मीद कर सकते हैं, स्पेशली कंसिडरिंग कि जो नई जो लैब्स आ रही हैं वो पेट स्कैन वाली लैब्स हैं, जहां पर EBITDA मार्जिन 20% के आसपास है। समझे? देखिए, जो स्पेक स्कैन वाली जो फार्मेसीज है ना, वो लगभग आज के दिन में $4 मिलियन से $5 मिलियन पर ईयर पर फार्मेसी कमा रही है, जो शायद FY28 तक बढ़कर $8 मिलियन हो जाएगी पर लैब का जो रेवेन्यू है। वहां से हम जो EBITDA मार्जिन की उम्मीद कर सकते हैं ना, वो लगभग 6% की कर सकते हैं FY27 में और FY28 में। अब आप ये भी पूछेंगे कि FY24 में जो EBITDA मार्जिन थे वो बेटर थे, FY25 में इतने बढ़िया मार्जिन क्यों नहीं आए? FY25 वॉज अ चैलेंजिंग ईयर फॉर वन रीजन कि जो रेडियो आइसोटोप है ना, उसकी ग्लोबली शॉर्टेज चल रही थी, जिसकी वजह से जो इनके स्कैन्स जो होने थे ना, वो हुए नहीं कभी भी। और स्कैन्स ना होने की वजह से आपके पास जो रेवेन्यू रियलाइज आपको करना था वो आप रियलाइज नहीं कर पाए। इसकी वजह से FY25 वाज अ टफ ईयर, लेकिन हमें उम्मीद है कि FY26 विल बी अ बेटर ईयर, जहां पर हम मे बी 4% के आसपास के मार्जिन उम्मीद कर सकते हैं। FY27 तक हो सकता है 5% या 6% के भी मार्जिन चले जाए। FY28 FY29 अकॉर्डिंग टू मी इज गोइंग टू बी अ टर्न अराउंड ईयर फॉर दिस सेगमेंट, क्योंकि जो ग्रोथ है ना बिजनेस की, वो बहुत हेल्दी तरीके से आ रही है। लगभग 14% CAGR से जो इनका रेवेन्यू है वो ग्रो कर रहा है। लेकिन EBITDA का इशू है। EBITDA प्रॉफिटेबल कंपनी ज्यादा से ज्यादा कब होगी? वो शायद 2028 और 2029 में हमें उम्मीद है, जब जो ये नई जो पेट स्कैन की फार्मेसी लैब्स हैं वो ऑनलाइन हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम तीसरी बिजनेस सेगमेंट का, जिसका नाम है एलर्जी इम्यूनोथेरेपी। अब ये बिजनेस क्या है? देखिए, वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है ना, उनमें से 20% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी एलर्जी से ग्रसित है। अब इन 20% पीपल में से 40% जो एलर्जी होती है ना, वो पोलन्स की वजह से होती है। 13% एलर्जी ड्रग्स की वजह से होती है। 12% एलर्जी मोल्ड की वजह से होती है। और 6.4% ऑफ द एलर्जी होती है वेनम की वजह से। अब ये वेनम क्या है? अगर आपको किसी मधुमक्खी ने काट लिया, तो चांसेस ये है कि उसकी वजह से आपको एलर्जी हो जाएगी। जो हमारी जुबिलेंट है वो इस सेगमेंट में काम करती है। जुबिलेंट इज द ओनली सप्लायर फॉर वेनम रिलेटेड एलर्जी एक्सट्रैक्ट्स इन अमेरिका। वर्ल्ड में सिर्फ 4 या 5 कंपनियां हैं जो इस सेगमेंट में काम करती हैं। इसकी वजह से कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है और मार्जिन्स बहुत बहुत ज्यादा हाई हैं। यहां पर जुबिलेंट लगभग 35% से 40% के आसपास मार्जिन्स कमा रही है। इन्होंने एक 100 ईयर ओल्ड कंपनी है उसे एक्वायर किया था कुछ साल पहले, जिसकी वजह से इनकी ऑलरेडी ब्रांड डेवलप्ड है अमेरिका के अंदर। और ये जो एलर्जी के शॉट्स होते हैं ना, ये वन टाइम शॉट्स नहीं होते कि आपने एक बार शॉट ले लिया उसके बाद लेने की जरूरत नहीं है। ये शॉट्स आपको बार 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 देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो आपका कस्टमर है वो बार 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 आपकी दवाइयों का यूज करता है। हाँ, एक दिक्कत है, अवेयरनेस नहीं है इस सेगमेंट के बारे में।
बहुत सारे लोगों को जिनको ये एलर्जी है उन्हें पता ही नहीं है कि हमें ये एलर्जी है। तो इसीलिए जो जुबिलेंट अपना बहुत बड़ा खर्चा इसको मार्केटिंग करने में करती है, अवेयरनेस फैलाने में करती है। ग्रोथ की बात करूं तो जुबिलेंट लगातार मार्केट शेयर इस कैटेगरी में गेन किए जा रही है। पिछले 5 साल से लगभग 10% से ग्रो कर रहे हैं और अब इनका प्लान है कि ये अब यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में भी ज्योग्राफिक एक्सपेंशन करेंगे। जैसे जैसे ज्योग्राफिक एक्सपेंशन करेंगे मुझे ऐसा लगता है कि 10% की रेवेन्यू ग्रोथ तो आ ही जानी चाहिए फ्यूचर के अंदर। उसके बाद अगर मैं इबिटा मार्जिन्स की बात करूं तो इबिटा मार्जिन्स कंपनी के ऑलमोस्ट 35 से 40% के बीच में रहते हैं। FY25 में 35% मार्जिन से, और मैनेजमेंट ने कहा कि ये एक एक्सेप्शन था, यानी ये लोअर एंड ऑफ द बैंड इसलिए थे क्योंकि ये ईयर एक एक्सेप्शनल ईयर था। अगले साल से हमें मार्जिन्स कहीं ज्यादा बेटर नजर आने लग जाएंगे। जो मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है FY30 की, वो 40% मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशंस वो दे रहे हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि FY27 में शायद 38% मार्जिन्स तो ये कंपनी कमा ही लेगी फ्रॉम दिस सेगमेंट। अब बात करते हैं फोर्थ बिजनेस सेगमेंट की, जिसका नाम है CDMO स्टेराइल इंजेक्टेबल्स। शायद ये वो डिवीजन है जिसकी वजह से हम इस बिजनेस को पढ़ रहे हैं। यहां पर जुबिलेंट अमेरिका के अंदर स्टेराइल इंजेक्टेबल्स बनाता है। अब ये स्टेराइल इंजेक्टेबल्स क्या है? देखिए, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनको बनाने के लिए हमको लाइव ऑर्गेनिजम्स का यूज करना पड़ता है या डेड ऑर्गेनिजम्स का भी यूज करना पड़ता है। इस तरीके की दवाइयों को हम बायोलॉजिक्स बोलते हैं। अब इस तरीके की दवाइयां जब बनाते हैं ना, तो यहां पर कंटेमिनेशन का बहुत ज्यादा खतरा होता है। अब ये कंटेमिनेशन को रोकने के लिए हमें स्टेराइल इंजेक्टेबल वाइल्स बनानी पड़ती हैं, जो सील्ड पैकेट्स होते हैं या सील्ड वाइल्स होती हैं, जहां पर कंटेमिनेशन फ्यूचर में ना हो। और जब भी कोई कोविड जैसी बीमारी आती है तो उसकी जो वैक्सीनेशन होती है वो इसी टेक्निक की हेल्प से बनाई जाती है। तो उस तरीके से आज के दिन में जो डिमांड और सप्लाई का इशू है ना इस सेगमेंट के अंदर, वो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि जो नए नए ड्रग्स बन रहे हैं ना वो बायोलॉजिक्स की हेल्प से बन रहे हैं और यहाँ पर डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई गैप भी बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है ना वो प्राइवेट प्लेयर्स को सब्सिडाइज कर रही है, उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर को सब्सिडाइज कर रही है, ताकि वो इन स्टेराइल इंजेक्टेबल्स का प्लांट अमेरिका के अंदर लगाए, ताकि अगर कोई फ्यूचर पेंडेमिक आए तो हमें मार्केट रेट पर इजीली वैक्सीन्स अवेलेबल हो सके। तो अमेरिकन गवर्नमेंट इज फंडिंग जुबिलेंट टू। जुबिलेंट के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं अमेरिका के अंदर। पहली फैसिलिटी तो है स्पोकेन के अंदर जो अमेरिका के अंदर है, और दूसरी फैसिलिटी है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो स्पोकेन वाली फैसिलिटी है वहां पर नई लाइन्स आ रही है, लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4। जो लाइन नंबर 3 है वो FY26 Q1 में चालू हो जाएगी। ठीक है, अगले 3 साल के अंदर ये अपनी पूरी कैपेसिटी से रन करने लग जाएगी। और जो लाइन 4 है वो FY28 में चालू हो जाएगी। दोनों ही जो लाइंस हैं इनको यूएस गवर्नमेंट 52% फंड कर रही है, यानी जो इनकी जो कैपेक्स है वो लगभग $285 मिलियन के आसपास है, जिसमें से $150 मिलियन अमेरिकन गवर्नमेंट देगी। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो इनका रोसी है उस प्लांट से वो कहीं ज्यादा बेटर नजर आएगा, है रिटर्न मैट्रिक्स कंपनी के कहीं ज्यादा बेटर नजर आएंगे, क्योंकि यहां पर कंपनी कहीं ज्यादा बेटर मार्जिन से प्रोडक्ट्स बेचेगी। जो ऑलरेडी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं उनकी डिमांड ऑलरेडी इस प्लांट से आने लग गई है, अभी लाइन शुरू भी नहीं हुई है। उम्मीद है कि अगले 3 साल में यहां से $160 मिलियन से लेकर $180 मिलियन तक का रेवेन्यू जुबिलेंट फार्मा कमा सकती है। और मार्जिन्स भी बहुत डिसेंट है। 2024 में लगभग 17% के आसपास मार्जिन्स थे, जो 2025 में बढ़कर 23% के आसपास हो गए हैं। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि 2030 तक ये मार्जिन्स बढ़कर लगभग 25% के आसपास हो जाएंगे। बहुत हेल्दी मार्जिन्स हैं, ठीक है, और ग्रोथ भी बहुत हेल्दी है। हालांकि जो हमने एजम्पशन की है वो हमने एजम्पशन की है कि शायद FY27 तक सिर्फ 18 से 20% के आसपास मार्जिन्स कंपनी कमाएगी, और जो ग्रोथ आएगी वो सिर्फ 16% CAGR की आएगी। बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स है। यहां पर हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकती है हम सबको। अच्छा, एक बहुत बड़ा फायदा तो मैं बताना ही भूल गया। सबसे बड़ा फायदा जो इस सेगमेंट का है ना वो ये है कि जुबिलेंट अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है। ट्रंप की सरकार आने के बाद जो माहौल अमेरिका में चल रहा है उसकी वजह से बहुत 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 बड़ा बेनिफिट है। अब जितनी भी बड़ी फार्मा कंपनीज अमेरिका के अंदर हैं वो कोशिश कर रही हैं कि इन हाउस या फिर अमेरिका के बाउंड्री के अंदर ही उनको कोई CDMO प्लेयर मिले जिससे उनको ये स्टेराइल इंजेक्टेबल्स सप्लाई हो सके।
और इस कड़ी में जुबिलेंट को एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने की उम्मीद है। इसी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट उनको फंड कर रही है। तो जो कैपेसिटी रैंप अप है ना, वो बहुत रैपिडली होगा। यानी जो बड़े फार्मा प्लेयर्स है ना, वो तो इंतजार कर रहे हैं कब इनकी लाइन 3 और लाइन 4 चालू होंगी। अब फिफ्थ सेगमेंट की बात करते हैं, जिसका नाम है CRDMO, ड्रग डिस्कवरी सर्विसेज। वही काम है जो न्यूलैंड करती है, ब्लू चैट करती है, सिंजीन करती है। यानी बड़ी फार्मा जो इनोवेटर कंपनी है, उनके लिए CRDMO का काम इंडिया के अंदर। यहाँ पर इनकी जो R&D फैसिलिटी है वो नोएडा के अंदर है, ग्रेटर नोएडा के अंदर है और एक बेंगलोर के अंदर है, जहां पर वो इनोवेटर्स के साथ मिलकर CRDMO का काम करते हैं। यहाँ पर मार्जिन अच्छे हैं, 24-25% के आसपास मार्जिन है। हालांकि लास्ट 2 ईयर्स फॉर दिस सेगमेंट वर वेरी बैड। इस सेगमेंट ने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया और मैनेजमेंट का कहना है कि उसका रीजन ये है कि पिछले 2 साल से जो अमेरिकन बिग फार्मा कंपनीज है ना, उनमें इन्वेस्टमेंट का अभाव चल रहा था, वहां पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से जो नए ड्रग्स थे वो मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं हो रहे थे और उनकी जो प्रोडक्शन है उनका बेनिफिट इंडियन CDMO प्लेयर्स को नजर नहीं आ रहा था। इस वजह से 2022 और 2023 और इवन 2024 बहुत अच्छे साल नहीं थे फॉर दिस सेगमेंट। लेकिन 2030 के लिए मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बुलिश है। मैनेजमेंट कह रही है कि हम इनके जो रेवेन्यूज है ना, उनको 3x कर देंगे, यानी 3 गुना कर देंगे बाई 2030, और जो मार्जिन है ना उनको 25% तक ले जाएंगे। अगर ऐसा कंपनी अचीव करती है तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये वो सेगमेंट है जो डायरेक्टली कंपीट करती है न्यूलैंड से, सिंजीन से, या फिर ब्लू चैट जैसी कंपनी से, या आरती फार्मा से। अभी तक हमने जो 5 बिजनेस सेगमेंट डिस्कस किए ना, वो सभी बिजनेस सेगमेंट मुझे बहुत पसंद है। एक रेडियो फार्मेसी में इशू है, उसके अलावा जो 4 बिजनेस सेगमेंट्स है वो बहुत बढ़िया बिजनेस सेगमेंट्स है, मार्जिन बहुत बढ़िया है, ग्रोथ बहुत बढ़िया है। लेकिन अब जो हम सेगमेंट्स बढ़ने वाले हैं ना, सेगमेंट नंबर 6, 7 और 8, वो बिजनेस सेगमेंट ऐसी हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वहां पर हमें कोमोडिटाइज्ड बिजनेस नजर आता है। वहां पर हमें जो वैल्यू क्रिएशन हमें पिछले सेगमेंट्स में नजर आ रही थी ना, जो इबिटा मार्जिन हमें नजर आ रहे थे, वो हमें इबिटा मार्जिन नजर नहीं आ रहे। तो जो छठी बिजनेस सेगमेंट है जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो है API का बिजनेस। अब यहां पर ना ये जेनेरिक APIs बनाते हैं, 100 से ज्यादा APIs हैं, जो एक बहुत ज्यादा कोमोडिटाइज बिजनेस हो जाता है। मैंने पहले भी विंडलास वाली वीडियो में बड़ी डिटेल में बात की थी इसके बारे में, ब्लू चैट वाली वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की थी कि जब आप जेनेरिक दवाइयों के लिए APIs बनाते हैं तो आपके पास मार्जिन नहीं आएंगे। कंपनी यहां पर सिर्फ 5 से 10% के आसपास मार्जिन कमाती है और ग्रोथ भी हमें फ्लैट नजर आ रही है। FY30 में इनका प्रोजेक्ट है कि हम कोशिश करेंगे कि मार्जिन को 15% पे ले जाएं। अब 15% पे ये मार्जिन को कैसे ले जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो ये API बना रहे हैं ना, वो नॉन जेनेरिक स्पेस में होंगे, या फिर आप इस तरीके की थेरेपीज में काम करेंगे जैसे कार्डियोवैस्कुलर होगी या न्यूरोलॉजिकल होगी। इन थेरेपीज में अगर आप ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो आपके मार्जिन हमें अपलिफ्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन आज के दिन में इस बिजनेस को तो मैं कमोडिटी बिजनेस ही कहूंगा। तो बहुत बढ़िया वैल्यूएशन इस बिजनेस सेगमेंट को तो नहीं मिलनी चाहिए। हमने जो प्रोजेक्ट की है वो रेवेन्यू ग्रोथ 6% CAGR ग्रोथ एक्सपेक्ट की है, और जो इबिटा मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लगभग 10% के आसपास मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट बार बार बोल रही है कि हम अपने इबिटा मार्जिन को इंप्रूव करेंगे। लेट्स सी हाउ दे इंप्रूव इट। अब अगली बिजनेस सेगमेंट की बात करते हैं, जिस बिजनेस सेगमेंट का नाम है जेनेरिक बिजनेस। यहां पर कंपनी अमेरिका के अंदर अनब्रांडेड जेनेरिक ड्रग्स बेचती है। कंपनी कोशिश कर रही है कि और दूसरी ज्योग्राफी में एक्सपेंड करे। इनका प्लान है लगभग 45 डिफरेंट कंट्रीज में एंटर करने का। कुछ कंट्रीज में एंटर कर भी चुके हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर भी इनके अनब्रांडेड जेनेरिक ड्रग्स आ रहे हैं। मैंने विंडलास वाली वीडियो में इस सेगमेंट के बारे में एक्सटेंसिवली बात की थी और बताया था कि कैसे ये सेगमेंट बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं कमाती, ठीक है। तो यहाँ पर जुबिलेंट का भी हाल ये है कि मार्जिन बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन एक बेनिफिट यहाँ पर जुबिलेंट को मिल सकता है कि जुबिलेंट का जो बेस है ना, वो इस सेगमेंट में बहुत छोटा बेस है। अब बेस छोटा क्यों है कि जुबिलेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ना, वो रुड़की के अंदर थी, और उस फैक्ट्री के अंदर 2022 के अंदर US FDA की तरफ से इंपोर्ट अलर्ट आ गया था, जिसकी वजह से इस सेगमेंट ने ना कुछ प्रॉफिटेबल नहीं हुई, यानी उनको कुछ प्रॉफिट नहीं कमाया। इनफैक्ट 2024 में तो 141 का नेगेटिव इबिटा रिटर्न था इस सेगमेंट की तरफ से। तो जो इस सेगमेंट का बेस है ना, वो बहुत छोटा बेस है। इस छोटे बेस के ऊपर ग्रो करना इजी होगा। मुझे ऐसा लगता है कि रेवेन्यू की जो एक्सपेंशन है ना, वो अगले 2-3 साल में बहुत खतरनाक स्पीड से आ सकती है इस सेगमेंट में। हालांकि मार्जिन्स देखने होंगे। जो मैनेजमेंट कह रही है वो ये कह रही है कि हम 2030 तक इस सेगमेंट से 15% या 17% के आसपास मार्जिन्स कमा लेंगे।
अब 15-17% मार्जिन उन्होंने कमा लिए और जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो 2x हो गई बाई FY30, जैसा कि मैनेजमेंट क्लेम कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेगमेंट एक सरप्राइज की तरह एक्ट करेगी। तो हमें 60, 70 या 80 करोड़ के आसपास का ईबिटा नजर आ सकता है बाई FY27, और FY30 हो सकता है ये ईबिटा बढ़ के 200 करोड़ तक भी हो जाए, है ना। तो ये सेगमेंट ओवरऑल मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि यहां पर बेस बहुत छोटा है तो ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब लास्ट बिजनेस सेगमेंट की बात करते हैं, प्रोप्राइटरी नोवल ड्रग्स। यहां पर जुबिलेंट ड्रग डिस्कवरी का काम करती है, जो इनोवेटर्स काम करते हैं, यानी 10, 15, 20 साल लगा के एक ड्रग को डेवलप करेंगे, उसके बाद उसको बेचेंगे। तो ये जो 10-20 साल जो एक नया ड्रग डेवलप करने में लगते हैं, वो जो टाइम है उस टाइम तक ये बिजनेस ईबिटा नेगेटिव रहेगा। पिछले साल -30 करोड़ का ईबिटा नेगेटिव था, इस साल -18 करोड़ का ईबिटा नेगेटिव है। जो मैंने वैल्यूएशन शीट बनाई है उसमें 25-25 करोड़ का 2026 और 2027 में मैंने नुकसान ऑलरेडी एज्यूम कर लिया। जो इनके दो मेन ड्रग्स हैं वो फेज 2 में है और फेज 1 ट्रायल्स के अंदर चल रहे हैं। तो 3-4 साल तो एटलीस्ट लग जाएंगे एक ड्रग को भी मार्केट में आने में। हालांकि जो ये ड्रग्स बना रहे हैं ना वो ऑर्फन कैटेगरी के ड्रग्स हैं, यानी उन डिजीजेस के ड्रग्स हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज नहीं है, बहुत नीश कैटेगरी में ये अपनी रिसर्च कर रहे हैं। अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं, 2028 में इनका पहला ड्रग आ जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है और उससे बढ़िया रेवेन्यू आने लग जाता है, तो उस केस में बहुत बढ़िया मार्जिन आएंगे, बहुत बढ़िया ईबिटा ग्रोथ आएगी। लेकिन आज के दिन में हम वैल्यूएशंस बना रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2029 में, 2030 में इनका एक ड्रग आ जाएगा जो ब्लॉकबस्टर ड्रग बन जाएगा। वो करना गलत होगा। 2028 में, 2029 में देखेंगे कि क्या सिचुएशन होती है। आज के दिन में तो अपनी वैल्यूएशन शीट में हम इसको बिजनेस को हम ईबिटा नेगेटिव बिजनेस ही कंसीडर कर रहे हैं। अब अगर आपने वैल्यूएशंस के ऊपर अगर नजर डाली होगी तो आपने देखा होगा कि जुबिलेंट को जो वैल्यूएशन मिलती है वो कहीं ज्यादा खराब मिलती है इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स। चाहे डिवीज की बात करें, सिंजीन की बात करें, न्यूलैंड लैब्स की बात करें, ब्लूजेट की बात करें, इन सबके कंपैरिजन में यहाँ पर वैल्यूएशन मल्टीपल कहीं ज्यादा सस्ते हैं। फॉर एग्जांपल डिवीज का ईवी बाई ईबिटा 54 के आसपास है, सिंजीन का लगभग 25 के आसपास है, न्यूलैंड लैब्स का 44 के आसपास है, ब्लूजेट का 35 के आसपास है, और जुबिलेंट को लगभग 16-17 के आसपास का ईवी टू ईबिटा मिलता है। कोई तो रीजन होगा कि कंपनी को अच्छा ईवी टू ईबिटा नहीं मिल रहा, वैल्यूएशन अच्छी नहीं मिल रही। क्या रीजन है? कंपनी की खराब वैल्यूएशन का रीजन ये है कि कंपनी एक बैगेज के साथ आती है। सबसे बड़ा बैगेज जो कंपनी के ऊपर है वो है कि इनकी डेट सिचुएशन कभी भी अंडर कंट्रोल नहीं रही। कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत ज्यादा डेट हैवी ऑपरेशंस रहे हैं। अब डेट हैवी होने की वजह से क्या होता है कि इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी ज्यादा रहती है कि आपका पैट हमेशा डिप्रेस नजर आता है ना। अब आप पूछेंगे कि कंपनी इतना डेट ले क्यों रही थी पास्ट के अंदर, स्पेशली खासकर 2021-22 से पहले। 2021-22 से पहले कंपनी का फोकस था जो जितने भी ऑपरेशंस थे ना वो कैपिटल हैवी ऑपरेशंस थे। फॉर एग्जांपल जो इनका स्पोकेन में स्टेराइल का पहला जो प्लांट लगा था जिसमें लाइन 1 और लाइन 2 लगाई गई थी, वो एक कैपिटल हैवी बिजनेस है। ठीक है, उस बिजनेस को लगाना इतना सस्ता नहीं है, बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और कैपिटल इन्होंने रेज की थी एक्सटर्नल कैपिटल, यानी डेट के थ्रू कैपिटल रेज की थी। ठीक है, उसके बाद रेडियो फार्मेसी का बिजनेस है, जैसा कि मैं पहले सेगमेंट में बता चुका, अगेन बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। उसके बाद जेस्टेशन पीरियड भी इन बिजनेसेस का बहुत ज्यादा है, यानी इस बिजनेस को लगा दिया प्रॉफिटेबल, ये 5 साल के बाद होगा। 5 साल तक जो आपकी कैपिटल है वो फंसी रहेगी वहां पर, है ना। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद जो इनकी ग्रोथ हुई है ना पिछले 10 साल के अंदर, वो एक्विजिशन लेड ग्रोथ रही है। कंपनी ने बहुत ज्यादा लगातार एक्विजिशन की है। एक्विजिशन कैसे किए हैं? अगेन एक्सटर्नल डेट के थ्रू नए लोन्स लेके, खासकर अमेरिका में और कनाडा में जाके लोन्स लेना, है ना। तो कंपनी ने डेट के थ्रू नई कंपनीज को एक्वायर किया। फॉर एग्जांपल जो एलर्जी इम्यूनोथेरेपी वाली कंपनी है, 100 ईयर ओल्ड कंपनी जो मैंने बताया था, उनको एक इन्होंने एक्वायर किया था। उसके बाद कनाडा के अंदर एक रेडियो फार्मेसी का बिजनेस था, उनको एक्वायर किया। ऐसे ऐसे कंपनी बहुत सारे एक्विजिशन पास में करती रही है, जिसकी वजह से इनके डेट लेवल्स अगेन एलिवेटेड नजर आए हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत बड़ा पार्ट जो इनका डेट है वो US डॉलर के अंदर है। अब डॉलर्स में आपने अमेरिकन बैंक से डेट उठा लिया, वहां से आपको डेट सस्ता मिला। इंडिया में आपको 10% पे डेट मिलेगा, वहां पर हो सकता है 3% पे, 4% पे आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डेट मिल गया। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि जब रुपया डेप्रिशिएट होता है इन कंपैरिजन टू US डॉलर, तो आपकी जितनी भी इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़ती हुई नजर आती है। तो वो नुकसान भी नजर आता दिखाई दिया हमें, खासकर कंसीडरिंग पिछले 1-2 साल में रुपया बहुत रैपिडली डेप्रिशिएट हुआ है। ठीक है,
उसके अलावा जो फ्री कैश फ्लो है ना, वो भी कंपनी का बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आया, क्योंकि कंपनी ने वर्किंग कैपिटल हैवी बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया, खासकर जो रेडियो फार्मेसी का बिजनेस था। उसके बाद जो इनके नए नोवल ड्रग्स बनाने का बिजनेस है, जहां पर पता नहीं कब नया ड्रग आएगा, कब इबिटा पॉजिटिव होगा, कब मार्जिन्स दिखाई देंगे, अब उस सेगमेंट का नहीं पता। उसके बाद कंपनी के जो रिटर्न मैट्रिक्सेस है ना, वो पिछले कई साल में बिल्कुल भी अच्छे नजर नहीं आए, खासकर आरओसी। अब आरओसी अच्छा क्यों नजर नहीं आया? क्योंकि कंपनी के मार्जिन्स अच्छे नहीं थे, जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा था, वर्किंग कैपिटल में पैसा फंसा हुआ था, बहुत कैपिटल हैवी बिजनेस थे। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे बनेगा जब इतने हैवी बिजनेसेस में आप इन्वेस्ट करोगे, एसेट हैवी बिजनेसेस में इन्वेस्ट करोगे? तो उस वजह से जो इनका आरओसी था वो सम पार नजर आया हमें पिछले कई साल के अंदर। इसीलिए मार्केट ने इस बिजनेस को कभी भी अच्छी वैल्यूएशंस नहीं दी, जैसे इनके पीयर्स को मिलती है। हाउएवर, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है। बिजनेस इज फाइनली टर्निंग अराउंड, खासकर 2021 के बाद, 2022 के बाद बिजनेस ने टर्न अराउंड करना शुरू कर दिया है। इन्होंने अपना जो जुबिलेंट इंग्रेविया वाला बिजनेस था, पहले तो उसको ही डीमर्ज कर दिया, बहुत बढ़िया बात की कंपनी ने। उसके बाद 2022 के बाद कंपनी कंसिस्टेंटली अपना जो डेट है ना, उसे कम करने की कोशिश कर रही है। जो डेट हैवी बिजनेसेस है ना, उनमें इन्वेस्ट करना बंद कर रही है। एक्विजिशन कंपनी कोशिश कर रही है कि कोई भी नहीं करेंगे फ्यूचर के अंदर, हमें देखना बाकी है, ये मॉनिटरेबल रहेगा। कंपनी ने जो अपनी डेट टू इबिटा की जो रेशो है वो लगातार इंप्रूव की है। 2021-22 के आसपास जो डेट टू इबिटा हुआ करता था कंपनी का, वो लगभग 3.5x से ऊपर ही रहा करता था, वो लगातार इंप्रूव हो रहा है। 2025 में वो फिगर खट के 1.1x के आसपास आ गई है। कंपनी के ऊपर आज के दिन में नेट डेट जो है वो लगभग 1300 करोड़ के आसपास है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। और कंपनी कह रही है कि 2030 तक हम कंपनी को डेट फ्री कर देंगे। बहुत लॉफ्टी गोल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी इज ऑन द राइट ट्रैक टू अचीव दैट। अगर ऐसा हो जाता है, कंपनी अपने आप को डी लेवरेज कर देती है, तो जो इनका जो बॉटम लाइन है, जो इनकी पैट है, वो कहीं ज्यादा बेटर नजर आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, है ना। और 2030 तक शायद वो इंटरेस्ट कॉस्ट जीरो हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि कंपनी की री रेटिंग होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में कंपनी अगर 16-17x के ईवी टू ईबिटा पे ट्रेड कर रही है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में अगर ग्रोथ गाइडेंस इसी हिसाब से आती रही, तो कंपनी शायद 25x का भी मल्टीपल कमांड करने लग जाए। अगेन, ये मैं सिर्फ अंदाजा दे रहा हूं, ऐसा होगा या नहीं होगा किसी को नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर सब कुछ कंपनी के साथ अच्छा होता रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनको बेटर वैल्यूएशंस कमांड करनी चाहिए। मैंने वैल्यूएशन शीट बनाई है, जिसमें मैंने सभी सेगमेंट के जो 2027 के हमने टारगेट्स डिस्कस किए थे, उन सबको ऐड कर लिया है। और जो टोटल इबिटा हमें उम्मीद है 2027 में आने की, वो लगभग 1700 करोड़ के आसपास उम्मीद है, ठीक है। अगर आज के दिन में हम स्टॉक की एंटरप्राइज वैल्यू देखें, तो वो लगभग 20,500 करोड़ के आसपास आती है। और जो इबिटा है वो स्टॉक का लगभग 1300 करोड़ के आसपास है ना। तो ईवी टू इबिटा लगभग 16 के आसपास नजर आती है, ठीक है, 15.8x के आसपास नजर आती है। अगर मैं बुल केस लूं, बुल केस में हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं। पहले तो हमने जो ये इबिटा बनाए हैं सारे सेगमेंट्स के, ये बहुत कंजर्वेटिव होकर बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद बुल केस में भी मैं कंजर्वेटिव हो जाता हूं। यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि 20x का ईवी टू इबिटा मल्टीपल इनको मिल जाता है। तो उस केस में कंपनी का जो 1691 करोड़ का इबिटा है 2027 में, उसके हिसाब से हमें 28% का CAGR रिटर्न मिल जाएगा अगले 2 साल के अंदर, ठीक है। ये कंजर्वेटिव फिगर बनाई है, ये फिगर्स कहीं ज्यादा बेटर हो सकती हैं अगर चीजें वैसे ही प्ले आउट होती हैं जैसे मैनेजमेंट क्लेम कर रही है, ठीक है। बेस केस में मैंने मल्टीपल वही लिया है जो आज का मल्टीपल है, 15.8x का मल्टीपल, ठीक है। तो उसके हिसाब से लगभग 14-15% का हमें रिटर्न मिल जाएगा अगले 2 साल के अंदर, ठीक है। बेयर केस में हमने 12x का मल्टीपल लिया है, ईवी टू इबिटा पे कंपनी 12x पे ट्रेड करेगी, तो उस केस में हमारा कोई रिटर्न नहीं बनेगा। इनफैक्ट हमारा -0.5% का, -0.5% का इबिटा बनेगा। अब अगर हम बेयर केस को देखते हैं, तो हमारा कोई रिटर्न नहीं बन रहा है ना। लेकिन बेयर केस प्ले आउट जब होगा, जब कंपनी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं हमें और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले, बेयर केस में भी हमारा 5-10% का रिटर्न बने, तो इंतजार कर लीजिए। स्टॉक 10-15% करेक्ट होगा, जब स्टॉक 30 वीक EMA पर ट्रेड करने लग जाएगा, सपोज कीजिए, उस समय हमें ऐसा लगता है कि कहीं ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा हमारे पास, ठीक है। और ये जो CDMO के बिजनेसेस होते हैं ना, ये बहुत लंपी बिजनेसेस होते हैं। यहाँ पर आज रिटर्न आ रहा है, आज अच्छा ईबीटा नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है अगले 2 क्वार्टर तक ऑर्डर्स ना आए कंपनी के पास, है ना। तो बिजनेस लंपी होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब से ये स्टॉक सिर्फ ऊपर 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 ही जाता जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो स्टॉक नीचे जाएगा।
स्टॉक अगर 30 वीक ईएमए तक चला जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि वहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कहीं ज्यादा बेटर नजर आएगी। ठीक है। इसके अलावा आप समझदार हो, जब भी कभी इन्वेस्ट करो तो अपनी सोच और समझ के हिसाब से इन्वेस्ट करना, मेरे या किसी और के कहने पर प्लीज इन्वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है। मैंने ये वैल्यूएशन एक्सरसाइज सिर्फ इसीलिए की है ताकि आपको अच्छी तरह आइडिया हो सके कि किसी भी कंपनी को किस तरीके से वैल्यूएट करते हैं। मैंने 2027 तक वैल्यूएशन की है, आप 2028 तक कीजिए, 2030 तक कीजिए। मैनेजमेंट ने बहुत बढ़िया गाइडेंस दे रखी है, उससे आपको और ज्यादा बढ़िया आइडिया होगा कि ये कंपनी आज के दिन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे ट्रेड कर रही है या नहीं कर रही है, या किस प्राइस पर कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें ज्यादा बेटर नजर आएगा। ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे, किसी और इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।